हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपनी जो सेलिना सोल्यूशन की सीरीज़ चल रही है, यानी सेमेस्टर 2 के वो फिजिक्स के वो सारे चैप्टर्स जो आपके सेमेस्टर 2 में आ रहे हैं, 1 बाय 1 हमने उनका सेलिना सोल्यूशन कंप्लीट किया है। और उसी सीरीज़ में आज हम अपना लास्ट चैप्टर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है उसको कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को देखिए, इस सोल्यूशन को देखिए आप। अगर आपने इससे पहले के सोल्यूशन नहीं देखे हैं तो आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आईसीएसई सेमेस्टर 2 के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें जाइए और आपको वो सारे चैप्टर्स वहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएंगे। इससे पहले हमने सारे चैप्टर्स आपके हीट, रेडियो एक्टिविटी, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी, इवन हाउस होल्ड सर्किट्स, ये सारे चैप्टर्स को सेलिना सोल्यूशन आपको मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बाय यूजिंग अ कंपास नीडल डिस्क्राइब हाउ कैन यू डेमोन्स्ट्रेट दैट देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, जैसे कि ओयरस्टेड ने किया था, ओयरस्टेड का एक्सपेरिमेंट यही था कि वो करंट फ्लो हो रही थी तो पास रखा हुआ जो मैग्नेटिक निडल थी वो डिफ्लेक्ट हो रही थी। तो आप मैग्नेटिक निडल को अगर कंपास को पास में रखते हैं तो अगर उसके अंदर डिफ्लेक्शन होता है देन दिस शोज देयर मस्ट बी सम मैग्नेट इन द विसिनिटी ऑफ दैट कंपास, क्योंकि एक मैग्नेट पे सिर्फ एक दूसरा मैग्नेट ही फोर्स लगा सकता है। ठीक है, तो ये चीज जब हमें पता है तो एक अगर मैग्नेटिक कंपास के निडल में डिफ्लेक्शन हो रहा है तो फिर वो डिफ्लेक्शन सिर्फ और सिर्फ कोई दूसरा मैग्नेट ही कॉज कर सकता है। तो इससे हमें पता चला कि जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर के अलावा, यानी उस वायर के अलावा जिसमें करंट फ्लो हो रही है, कोई और दूसरा मैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं रखा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब जब करंट फ्लो हो रही है वायर के अंदर तब तब वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। और ऐसा हमने चेक भी किया, करंट को बंद कर दिया तो डिफ्लेक्शन भी बंद हो गया। ठीक है, और इवन ये भी पता चला कि न सिर्फ करंट कैरिंग वायर एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, न सिर्फ ये कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है, बल्कि ये भी कि अगर हम करंट की डायरेक्शन को स्विच कर देते हैं, यानी पोलैरिटी स्विच कर दें, अभी हमने एक नेगेटिव टर्मिनल से जो वायर लगाया था उसको पॉजिटिव में लगा दें, पॉजिटिव वाले को नेगेटिव में लगा दें, तो जो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन है वो भी बदल जाएगी। पहले अगर नॉर्थ पोल इधर डिफ्लेक्ट हुआ होगा फिर इधर हो जाएगा। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो वो वायर मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है उसकी पोलैरिटी भी स्विच हो गई। ठीक है, तो इस तरह से हम बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये सोल्यूशन देखिए, पूरा लिखा हुआ है, डिटेल्ड सोल्यूशन है ये, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इनके नोट्स का जो ये सारे नोट्स आपको जो डिस्कस किए जाएंगे सोल्यूशन के, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा पीडीएफ का। इसको डाउनलोड करके आप अपना रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, और देख सकते हैं कि आंसर राइटिंग में हमें कैसा पैटर्न रखना है। ठीक है, जब आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है जो हमारी बहुत वीक है। ठीक है, टर्म 1 में पूरा मल्टीपल चॉइस था, हमने आंसर राइटिंग की ही नहीं है। तो आप डिस्क्रिप्टिव पेपर होने वाला है तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस का आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है, तो आप उसको यूज कीजिए। देखिए मॉडल आंसर्स कैसे लिखे जाते हैं, तो इसमें वही आंसर लिखे हुए हैं, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग द डायरेक्शन ऑफ 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट, आल्सो शो द डायरेक्शन ऑफ अ करंट इन द वायर। आपको पता है कि स्ट्रेट वायर में कैसे करंट फ्लो होती है। ठीक है, स्ट्रेट वायर में, ये देखिए आपका स्ट्रेट वायर है, तो स्ट्रेट वायर में आपको पता है सर्कुलर रिंग्स बनती हैं। ठीक है, स्ट्रेट वायर में सर्कुलर रिंग्स बनती हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, ये देखिए इस तरह से रिंग्स बनती हैं सर्कुलर, यानी मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो ऐसे होती है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में ऐसे घूम रहा है। अब वो अगर करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रही है, सपोज करिए करंट की डायरेक्शन अगर मान लीजिए ये है, तो अगर ऊपर की तरफ करंट फ्लो हो रही है तो राइट हैंड थंब रूल से हमें पता चलता है कि फिंगर्स जिस डायरेक्शन में कर्ल हो रही हैं, थंब तो करंट की डायरेक्शन दिखाता है लेकिन जो फिंगर्स कर्ल हो रही हैं वो दिखाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। तो अगर करंट ऊपर फ्लो हो रही है तो फिंगर्स हमारी कैसे कर्ल हो रही हैं, आपको दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी ये डायरेक्शन है आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी ऐसे चल रही होंगी इस तरह से। तो इस तरह से आप दिखा सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कैसे होती है और हम कौन सा रूल लगाकर उसको निकालते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर अफेक्टेड इफ करंट इन द वायर इज डिक्रीज्ड और रिवर्स्ड। करंट अगर हम डिक्रीज कर देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम हो जाती है। ठीक है, करंट को अगर हम बढ़ा देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ठीक है, और अगर हम रिवर्स करेंगे तो पोलैरिटी स्विच हो जाएगी। ठीक है,
तो यहाँ पे लिखा हुआ है द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिकम्स रेरर, यानी उनकी डेंसिटी कम हो जाएगी, दैट मीन्स देयर इंटेंसिटी गेट्स रिड्यूस्ड, ठीक है। और बी है कि अगर हम रिवर्स कर दें करंट की डायरेक्शन को तो मैग्नेटिक फील्ड भी रिवर्स हो जाएगी, ठीक है, यानी अगर एंटी क्लॉकवाइज थी तो क्लॉकवाइज हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टेट अ लॉ विच डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग वायर। अभी हमने आपको बताया कौन सा लॉ है, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल में स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर में, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में आपकी जो फिंगर्स कर्ल हो रही हैं वो बताती हैं आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शंस को, और थंब दिखाता है आपको करंट की डायरेक्शन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दे रखा है आपको द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड करंट कैरिंग वायर इज डिटरमाइंड बाय द राइट हैंड थंब रूल। ये देखिए राइट हैंड थंब रूल के थ्रू हमें पता चलती है, राइट हैंड थंब रूल। क्वेश्चन नंबर 5 है अ स्ट्रेट वायर लाइंग इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन कैरीज अ करंट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। अगर वो करंट एक स्ट्रेट वायर है, बना लेते हैं हम लोग, एक स्ट्रेट वायर है, अगर उसमें करंट की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ है, नॉर्थ टू साउथ का मतलब ये हो गया आपका कि अगर हम ऊपर वाले को नॉर्थ मान लें, नीचे वाले को साउथ मान लें, तो करंट नीचे की डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, ऐसे है नॉर्थ टू साउथ। तो पूछ रहे हैं व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट अ पॉइंट जस्ट अंडरनीथ, उसके नीचे, जस्ट अंडरनीथ इट, ठीक है, उसके जस्ट नीचे पूछ रहे हैं कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, मतलब डायरेक्शन क्या होगी। तो उसके नीचे अगर आप यहाँ पे, जैसे मान लीजिए ये है नॉर्थ टू साउथ यहाँ पे जा रही है, यहाँ पे पूछ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी। सबसे पहले तो राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे ये वाला, क्योंकि थंब नीचे जाएगा, करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ है। अब ये देखिए ये है, ये दे रहा है कि जो आपकी उसके जस्ट नीचे अगर आप पूछ रहे हैं तो जस्ट नीचे ये होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, ठीक है। अब आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए लॉ, कौन सा ऐसा लॉ आपने यूज किया, ठीक है, जिसने आपको इस कंक्लूजन पे पहुंचाया है, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल हमने यूज किया, ठीक है। तो ये देखिए डायरेक्शन भी आप यहाँ से लिख सकते हैं, ये किधर जा रही है, देखिए अगर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ये कौन सी डायरेक्शन है, ये ईस्ट होता है और ये आपका वेस्ट होता है। तो ये इधर जा रही है, आपको दिख भी रहा है, तो इधर जा रही है, तो इधर का मतलब क्या है, ये है आपकी ईस्ट डायरेक्शन। What will happen to a compass needle when the compass is placed below a wire, ठीक है, with the needle parallel to it, ठीक है। अगर आप कंपस के नीचे, मतलब कंपस निडल पे क्या होगा, अगर आप उस कहाँ रख दें उसको, वायर के जस्ट नीचे रख देते हैं, एंड अ करंट इज मेड टू फ्लो थ्रू द वायर, डिफ्लेक्शन होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जो वायर है वो मैग्नेट की तरह एक्ट करने लगेगा, ठीक है। रीजन क्या है, जस्टिफाई करने के लिए आप क्या रीजन दे सकते हैं, बहुत आसान है, जब करंट पास की जाती है तो वो एक मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देती है उस वायर के अराउंड में, सर्कुलर लूप की फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, और जिसकी वजह से कंपस निडल यानी उसके चारों तरफ भी एक मैग्नेटिक फील्ड बन रही है ना, दोनों मैग्नेटिक फील्ड का इंटरेक्शन होगा और उसके अंदर आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ अ लेबल डायग्राम शोइंग द 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ लूप कैरिंग करंट, मार्क द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स बाय एरोज इन योर डायग्राम, ठीक है। एक डायग्राम बनाना है आपको जहां पे ये दिखाना है एक लूप में करंट कैरिंग, कैसे करंट फ्लो हो रही होती है। चलिए हम लूप बना लेते हैं, लूप मतलब ये वायर दोनों एंड से क्लोज होगा और इसके अंदर हमें दिखाना है label diagram showing the magnetic field lines of a loop carrying current, mark the direction of current and the direction of magnetic field lines। अब देखिए अगर मान लीजिए ये करंट ऐसे फ्लो हो रही है, हमने ये करंट की डायरेक्शन है, ठीक है, तो इस इधर से करंट ऐसे फ्लो हो रही है, अगर करंट ऐसे फ्लो हो रही होगी तो आप कैसे निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। अब देखिए वही लगाएंगे हम राइट हैंड थंब रूल, तो करंट की डायरेक्शन ये है, ऊपर की तरफ देखते हैं हम लोग, तो करंट की डायरेक्शन ये है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जा रही होंगी आप देखेंगे, अगर तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पीछे से निकल रही होंगी, ऊपर की तरफ निकल रही है, देखिए हाथ आपका ऊपर की तरफ आ रहा है, ऐसे इधर से लगाएंगे तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको पीछे की तरफ से बाहर की तरफ निकलती हुई दिख रही होंगी, तो ये साइड से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं, ठीक है, सिंपल है। इस साइड से आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं। अगर इस साइड से बाहर निकल रही हैं, जो बाहर निकल रही होती है उसको हम लोग डॉट से भी दिखा देते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा डॉट से दिखाते हैं। और अंदर किधर होंगी, तो जो पीछे वाला हिस्सा होगा इसका, ठीक है, इसका 3D फिगर देखिए अगर, तो पीछे वाला हिस्सा होगा वहां से अंदर जा रही होंगी। आप सब जानते हैं कि मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर से निकलती हैं और किधर से अंदर जाती हैं, पोल्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो नॉर्थ पोल से निकलती हैं फील्ड लाइंस, नॉर्थ पोल से निकलती हैं और कहाँ एंटर करती हैं, साउथ में एंटर करती हैं, पूरा कंप्लीट लूप बनाते हुए। आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ जाती हैं, आउटसाइड, और इनसाइड द मैग्नेट की बात करें तो वो साउथ टू नॉर्थ जाती हैं, ठीक है, इनसाइड।
आउटसाइड द मैग्नेट नॉन यूनिफॉर्म होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, कहीं पे ज्यादा डेंस होती है, मैग्नेट के पास में ज्यादा डेंस होती है, स्पेशली पोल्स के पास में, पोल से दूर जाएंगे तो वो डेंसिटी कम होती चली जाएगी। और इनसाइड द मैग्नेट यूनिफॉर्म होती है, स्ट्रेट होती है, बिल्कुल ये पूरी स्ट्रेट लाइंस होंगी इस तरह से। तो अब आप यहाँ पे देखिए इस सर्कुलर लूप में जहां से लाइन बाहर निकल रही है, लाइन बाहर निकलती है नॉर्थ पोल से, इसका मतलब इसका अपर एंड जो है विल बिहेव लाइक अ नॉर्थ पोल, और जो बैक एंड होगा इसका पीछे वाला जो हमें दिख नहीं रहा है, दैट विल बिहेव लाइक अ साउथ पोल, ठीक है। इस तरह से आप आसानी से बना सकते थे इसको, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे बना हुआ भी है, फील्ड लाइंस आप ऐसे ही बना सकते हैं कार्डबोर्ड में जैसे बनाए गए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए आप करंट की डायरेक्शन को कैसे लिया गया है, हम आपको दिखाते हैं थोड़ा बड़ा करके भी, नहीं बड़ा तो नहीं दिखेगा ये, चलिए इसको बड़ा कर लेते हैं, हाँ अब दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे करंट की डायरेक्शन को कैसे लिया गया है, करंट की डायरेक्शन ये देखिए ऐसे है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है इसमें, ये देखिए ये। अब करंट की डायरेक्शन अगर ये लेंगे आप तो कैसे निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड, देखिए ऐसे राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो उधर की तरफ जा रही, ऊपर की तरफ है ना करंट की डायरेक्शन, तो ये देखिए वो सॉरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये देखिए यहाँ पे ऊपर की तरफ आएगी, ठीक है। और इधर से जब इधर से जाएंगी तो ये इधर से वापस आ जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अच्छा अगर आप इस तरह से ले रहे हैं और कार्डबोर्ड में लगा रहे हैं तो आप देखेंगे नियरली यहाँ पे स्ट्रेट हो जा रही हैं लाइंस बीच में, ये देखिए लाइंस यहाँ पे बीच में स्ट्रेट हो जा रही हैं बिल्कुल। रीजन क्या है, रिपल्शन की वजह से, ठीक है, एक दूसरे पे फोर्स अट्रैक्ट कर रही है, रिपल्सिव फोर्स, और वो लाइंस को स्ट्रेट कर रहा है। क्लियर है, डेंसिटी आप देख रहे हैं यहाँ पे ज्यादा है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की, यहाँ पे भी ज्यादा है, पोल्स पे ज्यादा है, जैसे जैसे पोल से दूर जा रही है सेंटर की तरफ वो बिल्कुल स्ट्रेट होती चली जा रही है, यानी पैरेलल हो रही है। जैसा कि आपने देखा है कि पैरेलल कहाँ मिलती है हमें, यूनिफॉर्म फील्ड हमें मिलती है इनसाइड द बार मैग्नेट, बिल्कुल वैसे ही कुछ केस हो रहा है। ये भी एक तरह से बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, लाइंस इधर से एंटर हो रही हैं तो इसका मतलब ये साउथ पोल होगा, इसके पीछे वाला क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ वायर बेंट इनटू अ सर्किल कैरीज अ करंट इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एक वायर है जिसको आपने सर्किल की फॉर्म में बेंट कर दिया है, ये इस तरह से मान लीजिए यहाँ से आपने करंट फ्लो हो रही है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है। ये अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, तो इसका मतलब ये हम इसको ऐसे बना लेते हैं, ये वाला बड़ा हो गया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ठीक है। तो देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है। पोलैरिटी डज, उसका फेस की पोलैरिटी क्या होगी आपकी तरफ, बहुत आसान है निकालना है, ऐसे निकालिए। ये देखिए आपको दिख रहा होगा कि लाइंस पीछे से, जो अगर आप ऐसे लेंगे इस तरह से वायर को मानिए तो देखिए ऐसे जा रहा है, इसका मतलब पीछे से बाहर की तरफ निकल रही है लाइंस, यानी यहाँ से लाइंस ऐसे निकल रही हैं। तो लाइंस जहाँ से निकलती हैं उसको हम कहते हैं नॉर्थ पोल, ठीक है, नॉर्थ पोल से निकलती हैं साउथ में एंटर करती हैं। तो आसान था, आसानी से आप देख सकते हैं, देखिए नॉर्थ पोलैरिटी होगी किसकी, फेस की। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ कॉइल कैरिंग करंट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की, सेंटर पे पूछ रहा है, सेंटर पे पूछ रहा है कब, जब आप क्लॉकवाइज करंट फ्लो कराते हैं एंटी क्लॉकवाइज। देखिए सेंटर पे तो कुछ नहीं बदलता है, सेंटर पे तो लाइंस स्ट्रेट हो जाती हैं आके, अभी हमने देखा था, तो सेंटर पे कोई खास फर्क पड़ने नहीं वाला है। सेंटर पे हमेशा अलोंग द एक्सिस ऑफ कॉइल इनवर्ड, ठीक है, दोनों ही टाइप में अलोंग द एक्सिस ऑफ कॉइल आउटवर्ड, बस इनवर्ड और आउटवर्ड का फर्क होगा। जैसे कि हम यहाँ पे फिगर बनाए अगर आपके सामने, देखिए मान लेते हैं ये आपका कार्डबोर्ड है एक, ये आपका कार्डबोर्ड है, ठीक है। अब इसमें आप अगर एक वायर ले लेते हैं इस तरह से, ठीक है, और ये वायर हम यहाँ से अगर इसको तो अब देखिए यहाँ पे करंट की जब आप डायरेक्शन बदलेंगे तो एक बार मान लीजिए करंट यहाँ से जा रही है, तो यहाँ से जा रही है तो फील्ड लाइंस कैसी दिखेंगी आपको, अंदर जाती हुई दिखेंगी। यहाँ पे ये फील्ड लाइंस इसके अंदर से ऐसे जाती हुई दिखेंगी, लेकिन सेंटर की तरफ जब आएंगे तो स्ट्रेट होती हुई दिखेंगी आपको, ये इस तरह से कुछ।
अब करंट की डायरेक्शन अगर आप बदल देंगे तो सिर्फ ये स्ट्रेटनेस नहीं बदलेगी, जो स्ट्रेटनेस है वो नहीं बदलेगी, सिर्फ क्या बदलेगा कि डायरेक्शन इस बार ऐसी हो जाएंगी, ये इस डायरेक्शन में आ जाएंगी। ठीक है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज में सिर्फ इनवर्ड और आउटवर्ड होगा। यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है इनवर्ड है, अंदर जा रही है, और अगली बार जब आप करंट की डायरेक्शन बदलेंगे तो वो आउटवर्ड होंगी, बाहर की तरफ निकल रही होंगी, बस, और इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। Draw a diagram to represent the magnetic field lines along the axis of a current carrying solenoid. Mark arrows to show the direction of current in the solenoid and the direction of magnetic field lines. एक डायग्राम ड्रॉ करिए to represent the magnetic field lines along the axis of a current carrying solenoid. चलिए देखते हैं, देखिए ये है आपका solenoid और along the axis, अब इस तरह से आपको यहाँ पे, अब आपको क्या दे रखा था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये भी दे रखा था आपको साथ में, देखिएगा ध्यान से, along the axis of a current carrying solenoid mark arrows to show the direction of current in the solenoid and the direction of magnet। यानी अपनी तरफ से आपको करंट की कोई भी डायरेक्शन मान लेनी थी, जैसे हमने यहाँ पे मान लिया, एक जनरल फिगर बनाना था आपको, तो यहाँ पे हमने माना कि इधर से करंट फ्लो हो रही है, ये करंट की डायरेक्शन को मान लिया हमने, इधर से जा रही है, ये देखिए, ठीक है। तो जब इधर फ्लो हो रही होगी और पीछे से इधर से हम बाउंड करके ला रहे हैं, यानी करंट नीचे की तरफ उतर रही है, ठीक है। तो करंट नीचे की तरफ उतर रही है, तो अब देखिए आप इसको यहाँ पे पोलैरिटी डिफाइन करने के कई तरीके हैं। एक तरीका तो ये वाला है कि करंट जिधर उतर रही है, जिधर उतर रही है उधर फिंगर्स को कर्ल करिए तो थंब की डायरेक्शन अपने आप नॉर्थ पोल दिखा देगी आपको। तो करंट नीचे उतर रही थी तो हमने फिंगर्स को ऐसे नीचे उतारा और जिधर थंब जा रहा था वो नॉर्थ पोल हो गया। एक तो ये तरीका है। दूसरा नॉर्मल तरीका है कि आप देखिए करंट जो है वो कैसे जा रही है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे देखिए। तो यहाँ से दिख रहा है कि करंट क्लॉकवाइज जा रही है, जिधर से करंट क्लॉकवाइज जाती है वो साउथ पोल होता है। अच्छा, ये भी बहुत आसान है पता करना। देखिए करंट ऐसे बनाइए, ये क्लॉकवाइज होती है ना डायरेक्शन, ये देखिए ये डायरेक्शन होती है क्लॉकवाइज। अब इसमें जो बाकी साइड्स बच गई उसको मिला दीजिए। तो ये लेटर दिख रहा है आपको, ये लेटर क्या है, ये साउथ पोल होता है, ठीक है, आप सब जानते हैं। तो ये इसलिए हम साउथ पोल, ये नहीं याद रखने के तरीके हैं, वैसे ऐसे भी याद रखिए। अब एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल कहलाएगा वो, अगर क्लॉकवाइज जा रही है तो वो साउथ पोल कहलाएगा। तो ये साउथ पोल हो गया और दूसरा ऑटोमेटिकली नॉर्थ पोल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को दिखाना है आपको। साउथ पोल से फील्ड लाइंस एंटर हो रही होंगी, नॉर्थ पोल से निकल रही होंगी एंड फॉर्मिंग अ कंप्लीट लूप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नेम एंड स्टेट द रूल बाय विच द पोलैरिटी एट द एंड्स ऑफ अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज डिटरमाइंड। पोलैरिटी को कैसे डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। पोलैरिटी को डिटरमाइन करने का एक तो क्लॉक रूल है, हमने आपको बताया अभी, आपको क्लॉक फेस रूल भी बोलते हैं उसको। तो क्लॉक फेस रूल से आप डिटरमाइन कर सकते हैं। दूसरा राइट हैंड थंब रूल से भी डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल में क्या है कि आप यहाँ पे देखिए कि करंट की डायरेक्शन किधर है, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन से अगर आप करंट की डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल करते हैं तो थंब की डायरेक्शन आपको दे देती है पोल्स की, आपको या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन दे देती है। थंब आपको बता देता है कि जो नॉर्थ पोल होगा उस साइड पे, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है राइट हैंड थंब रूल क्या बताता है, इफ वी होल्ड द करंट कैरिंग कंडक्टर इन राइट हैंड सच दैट द थंब पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, देन द फिंगर्स इन सर्किल द वायर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये तो है ही आसान तरीका, ठीक है। तो बेसिक तरीका कि आपने ऊपर से निकाल लिया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर की तरफ जा रही होंगी। चलिए वो भी दिखा देते हैं तरीका कि कौन सा रूल आप लगा रहे थे यहाँ पे, वो रूल भी लगा सकते हैं आप। देखिए यहाँ पे करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ आ रही है, करंट की डायरेक्शन अगर नीचे की तरफ आ रही है तो अब ऐसे करेंगे और देखिए ये अंदर की तरफ ले जा रहा है आपका, आपकी जो कर्लिंग फिंगर्स है वो अंदर की तरफ इशारा कर रही हैं और देखिए यहाँ पे फील्ड लाइंस भी अंदर की तरफ ही जा रही हैं। इसका मतलब ये साउथ पोल होगा और ऑटोमेटिकली दूसरा नॉर्थ पोल हो जाएगा। तो राइट हैंड थंब रूल से आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसके अलावा जो हमने आपको कर्लिंग फिंगर वाला बताया वो क्लॉक फेस रूल है, ठीक है। बाकी एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाला रूल भी कि उससे आप पता कर सकते हैं। Next question है diagram in the figure shows a small magnet placed near a solenoid AB with its north pole and near the end A. Current is switched on in the solenoid by pressing the key K. पूछ रहे हैं state the polarity at the ends A and B. अच्छा, A पे क्या पोलैरिटी होगी, बहुत सिंपल है पता करना। देखिए ये पॉजिटिव हो जाएगा आपका, ये वाला एंड पॉजिटिव, ये वाला एंड नेगेटिव। करंट इधर से ऊपर जा रही है, अब इधर से ही चढ़ेगी करंट ऊपर। ध्यान यही रखना है हमें यहाँ पे कि करंट जो है वो इधर से ही ऊपर चढ़ेगी,
तो हम लोग इसको ब्लैक से दिखाते हैं। ये देखिए करंट की ये डायरेक्शन होगी। अब यहाँ पे क्लॉक फेस रूल भी यूज कर सकते हैं आप, ठीक है, या वो सिंपल रूल आपका राइट हैंड थंब रूल वाला। देखिए करंट ऊपर चढ़ रही है तो ये देखिए फिंगर्स ये दिखा रही हैं कि इधर से लाइंस बाहर निकल रही होंगी ए की तरफ से, दूसरी साइड से अंदर आ रही हैं, तो यानी बी से अंदर आ रही हैं। सिंपल है, आखिरी वाले पे भी रख लीजिए आप, तो बी से आपको अंदर आती हुई दिख रही हैं लाइंस, बी से अंदर आ रही हैं तो ए से बाहर निकल रही होंगी। तो बाहर निकल रही हैं तो ए पे कौन सा आएगा पोलैरिटी, ए पे आपकी पोलैरिटी आ जाएगी कैसी, नॉर्थ पोल, ठीक है, ए बन जाएगा आपका नॉर्थ पोल। अब देखिए पूछ रहे हैं अगले ही पार्ट में कि विल द मैग्नेट बी अट्रैक्टेड और रिपेल्ड, तो दोनों नॉर्थ पोल एक साइड आ गए हैं तो मैग्नेट क्या होगा, मैग्नेट विल फील रिपेल्ड, ठीक है, रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा मैग्नेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, वही सोल्यूशन लिखा हुआ है, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायग्राम इन द फिगर शोज अ स्मॉल मैग्नेट प्लेस्ड नियर अ सोलेनॉइड ए बी विद इट्स नॉर्थ पोल एंड नियर द एंड ए, ठीक है। अब करंट इज स्विच्ड ऑन इन द सोलेनॉइड बाय प्रेसिंग द की, करंट को आपने स्विच ऑन कर दिया। अब इसको भी हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, करंट को आपने जैसे ही स्विच ऑन किया तो फुल कैसे जाएगी करंट ये जाएगी ऊपर इस तरह से, ऐसे चढ़ेगी, ये देखिए बिल्कुल सेम है। अगर ऐसे चढ़ेगी तो पीछे वाले क्वेश्चन में हमने देखा है कि ये नॉर्थ पोल बन जाएगा, राइट हैंड थंब रूल से देखिए बाहर की तरफ निकल रही है, इधर से अंदर जा रही है, साउथ बन जाएगा। अब ये नॉर्थ बन जाएगा। अब आपको पता है कंपास का जो एरो होता है वो नॉर्थ को दिखा रहा है, इसका मतलब कंपास का एरो किधर डिफ्लेक्ट करेगा, कंपास का एरो इधर राइट साइड में आएगा या इधर जाएगा, तो नॉर्थ पोल से तो रिपेल ही करेगा ना, तो लेफ्ट साइड में वो डिफ्लेक्शन दिखाएगा, ठीक है। और क्या पूछ रहे थे, गिव अ रीजन, तो रीजन यही है, अब आसानी से देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, द पोलैरिटी एट द एंड ए इज नॉर्थ पोल and at the end B is south pole, ठीक है। The north pole of compass needle will deflect towards west, west का मतलब क्या है, लेफ्ट साइड में वेस्ट होगा ना भाई, इस तरह से बनाते हैं ना आप, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट, ये ईस्ट, देखिए लेफ्ट साइड में जा रहा है तो वेस्ट है लेफ्ट साइड में। फिर बोल रहे हैं रीजन क्या दे रहे हैं आप, एंड ए ऑफ द कॉइल बिहेव लाइक अ मैग्नेट नॉर्थ पोल विच रिपेल्स द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास निडल टुवर्ड्स वेस्ट। Next question is state two ways by which the magnetic field due to a current carrying solenoid can be made stronger. मैग्नेटिक फील्ड को कैसे हम मजबूत बना सकते हैं, तो स्ट्रेट करंट कैरिंग सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड को एक तो आप करंट की डायरेक्शन को बढ़ाकर भी मैग्नेटिक फील्ड करंट की डायरेक्शन बढ़ जाए, सॉरी करंट की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं, करंट की इंटेंसिटी को बढ़ा दीजिए, ठीक है, अमाउंट ऑफ करंट बढ़ा दीजिए तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्ट्रांग हो जाएगी। दूसरा ये है कि उसके अंदर आप क्या रख सकते हैं, एक सॉफ्ट कोर, सॉफ्ट आयरन का आप एक रॉड रख सकते हैं। सॉफ्ट आयरन का क्यों रखते हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब ये होता है कि हम ऐसा मैग्नेट बनाना चाहते हैं जिसकी मैग्नेटिज्म को हम कंट्रोल कर सकें। जब हम स्विच ऑन करें वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगे, जब हम स्विच ऑफ करें देन एट द सेम टाइम इट स्टॉप्स बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट, ठीक है, उसी टाइम पे रुक जाए। तो अब आप उसके अंदर सॉफ्ट आयरन कोर इसलिए डालते हैं क्योंकि सॉफ्ट आयरन कोर इजीली मैग्नेटिज्म को एक्वायर भी कर लेता है, यानी अब्जॉर्प्शन पावर भी उसकी तेज है, जल्दी से मैग्नेट बन जाएगा, और जैसे ही आप स्विच ऑफ करेंगे तो वो भी मैग्नेटिज्म को आसानी से लूज कर देगा, ठीक है। तो सॉफ्ट आयरन कोर में ये खास बात होती है, इसलिए हम सॉफ्ट आयरन कोर का यूज करते हैं। अब सॉफ्ट आयरन कोर कैसे स्ट्रेंथ बढ़ा देता है, इसका रीजन सिंपल है कि सॉफ्ट आयरन कोर की रॉड आप डालेंगे वो मैग्नेट बन जाएगा, उसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड के साथ मिलकर कोऑपरेट करेगी और कलेक्टिवली स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। दोनों मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड जब मिलेंगी तो क्या करेंगी, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे वही है, एक रीजन ये भी है कि आप सोलेनॉइड के टर्न्स भी बढ़ा सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स, क्योंकि हर एक टर्न्स की अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, तो जितने ज्यादा कॉइल होंगे, जितने ज्यादा टर्न्स होंगे उसके अंदर, सबकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऐड होती चली जाएगी, एड अप होकर रिजल्टेंट काफी ज्यादा हो जाएगा। यही काम आपका सॉफ्ट आयरन कोर भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज अ करंट कैरिंग फ्रीली सस्पेंडेड सोलेनॉइड रेस्ट अलोंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, स्टेट द डायरेक्शन इन विच इट रेस्ट, ठीक है। ये क्यों रेस्ट करता है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, बिकॉज इट स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट, ठीक है। और मैग्नेट को जब आप फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो अपने आप को नॉर्थ और साउथ, ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर लेता है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ, ठीक है। सिंपल आंसर है, लिख सकते हैं आप आसानी से, जैसे कि इन द सेम मैनर एज द बार मैग्नेट डज, ठीक है। व्हाट इफेक्ट विल देयर बी ऑन अ मैग्नेटिक कंपास व्हेन इट इज ब्रॉट नियर अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड, ठीक है। करंट कैरिंग सोलेनॉइड भी एक मैग्नेट है, जब आप उसको उसके पास लाएंगे तो आप डिफ्लेक्शन
डिफ्लेक्शन देखेंगे, ठीक है, निडल उसकी डिफ्लेक्ट करने लगेगी क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड की जो होंगी वो कंपास की मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनोइड करंट कैरिंग कंडक्टर अफेक्टेड इफ अ सॉफ्ट आयरन बार इंट्रोड्यूस्ड इनसाइड द सोलेनोइड। अब सिर्फ सोलेनोइड के अंदर अगर आप सॉफ्ट आयरन बार डाल देंगे तो सॉफ्ट आयरन बार भी मैग्नेटाइज हो जाएगा और उसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड होगी which will add up with the magnetic field of solenoid and the resultant magnetic field will be increased, ठीक है, बढ़ जाएगी काफी। तो ओवरऑल आपका जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस व्हेन द करंट फ्लोज इन अ वायर इट क्रिएट्स। करंट जब फ्लो करती है वायर में इट क्रिएट्स, क्या क्रिएट करती है, मैग्नेटिज्म, ठीक है, या मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी में, अगले क्वेश्चन में कह रहा है ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द वायर द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इट्स गेट्स। अब मैग्नेटिक फील्ड जो अगर आप करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती है, हम जानते हैं। अ करंट सी में पूछ रहा है अ करंट कैरिंग सोलेनोइड बिहेव्स लाइक अ, करंट कैरिंग सोलेनोइड बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, ठीक है, वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। डी में पूछ रहा है अ करंट कैरिंग सोलेनोइड व्हेन फ्रीली सस्पेंडेड इट ऑलवेज रेस्ट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है, सिंपल है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए सोल्यूशन में भी यही सब दिया हुआ है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू आर रिक्वायर्ड टू मेक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट फ्रॉम अ सॉफ्ट आयरन बार बाय यूजिंग अ सेल, ठीक है, एन इंसुलेटेड कॉइल ऑफ कॉपर एंड अ स्विच, ठीक है, पूरा सर्किट का मटेरियल दे दिया इन्होंने। कह रहा है ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम टू रिप्रेजेंट द प्रोसेस, एक सर्किट डायग्राम बनाइए ताकि जिसमें आप ये प्रोसेस को दिखा सकें। नेक्स्ट पूछ रहा है लेबल द पोल्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट, वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बना है उसके पोल्स को लेबल करिए। अब देखिए यहाँ पे ये इस तरह से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है, ये इस तरह से आप इसके ऊपर कॉइलिंग कर दी आपने और ये एक सोलेनोइड बन गया। अब इसके अंदर जब करंट फ्लो होगी तो फिर करंट फ्लो होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस हो जाएगी और मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस हो जाने की वजह से इसके अंदर आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिलेगी। जिधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही होंगी, ठीक है, वो बिहेव करेगा नॉर्थ पोल की तरह एंड द अदर वन विल बिहेव लाइक अ साउथ पोल, ठीक है। तो ये इस तरह से आप बना सकते हैं, देख लीजिए। ये क्वेश्चन आने की बहुत पॉसिबिलिटी है, जरूर आएगा इस चैप्टर से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से एक क्वेश्चन आपको इस तरह का सोलेनोइड वाला जरूर मिलेगा। तो मेक श्योर कि आप गलती ना करें कोई, ठीक है, आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है द डायग्राम इन द फिगर शोज अ कॉइल बाउंड अराउंड अ सॉफ्ट आयरन बार एक्स वाई, ठीक है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है स्टेट द पोलैरिटी एट द एंड एक्स एंड वाई एज द स्विच इज प्रेस्ड, ठीक है। जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं तो पोलैरिटी बताइए, बहुत आसान है। देखिए जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे तो ये प्लस ये माइनस, अब यहां से करंट ऊपर की तरफ जा रही है, देखिए ध्यान से, ठीक है, ये है करंट की डायरेक्शन, ये करंट की डायरेक्शन हो जाएगी। अब पोलैरिटी आप आसानी से पता कर सकते हैं, देखिए राइट हैंड थंब रूल लगा लीजिए, आपको दिख रहा है, देखिए उधर से करंट अंदर जा रही तो इधर से एक्स से बाहर निकल रही होगी, इसका मतलब एक्स विल बिहेव लाइक अ नॉर्थ पोल और दूसरा ऑटोमेटिकली आपका कहलाएगा साउथ पोल। अब क्या आगे क्या पूछ रहे थे, सजेस्ट वन वे ऑफ इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट सो फाउंड। अब इसकी स्ट्रेंथ कैसे बढ़ा सकते हैं, तो एक तरीका तो ये है कि आप नंबर ऑफ कॉइल्स बढ़ा दीजिए, हर एक कॉइल की अपनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, क्योंकि सर्कुलर लूप होगा तो उसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो ऐड कर जाएगी। तो एक तरीका तो ये है, और तरीके आप बता सकते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर अंदर रख सकते हैं, करंट की स्ट्रेंथ को बढ़ा दीजिए आप, ठीक है। तो 2-3 तरीके तो हमने बता दिए आपको। क्वेश्चन नंबर 21 है व्हाट नेम इज गिवन टू अ सिलेंड्रिकल कॉइल ऑफ डायमीटर लेस देन इट्स स्ट्रेंथ, ठीक है। व्हाट नेम इज गिवन टू अ सिलेंड्रिकल कॉइल ऑफ डायमीटर लेस देन इट्स स्ट्रेंथ। देखिए बना लेते हैं, बहुत आसान है। क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा है उसने कि उसका डायमीटर उसकी लेंथ से छोटा हो, ठीक है, उसका डायमीटर उसकी लेंथ से छोटा हो, मतलब ऐसे कुछ फिगर की बात कर रहा है, डायमीटर छोटा हो लेंथ से। ऐसी आपको व्हाट नेम इज गिवन टू अ सिलेंड्रिकल कॉइल ऑफ डायमीटर लेस देन इट्स लेंथ, मतलब वो सिलेंड्रिकल कॉइल का जो डायमीटर उसकी लेंथ से छोटा है, यानी आपने ऐसे एक कॉइल बनाई तो वो कॉइल को क्या नाम देते हैं हम लोग, बहुत आसान है। इस तरह की बहुत सारी कॉइल्स को अगर आप जोड़ दीजिए तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका सोलेनोइड, ठीक है। सोलेनोइड में ही ये चीज होती है कि उसकी जो लेंथ है वो उसके डायमीटर से काफी ज्यादा बड़ी होती है, ठीक है। फिर
फिर बोल रहा है आगे, इफ अ पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन इज प्लेस्ड इनसाइड द कॉइल, ठीक है, उस कॉइल में अगर आप कोई क्या रख देते हैं, एक सॉफ्ट आयरन कोर का पीस रख देते हैं, ठीक है, एक सॉफ्ट आयरन कोर का अगर आप इसके अंदर एक पीस रख देते हैं तो क्या होगा कि अगर हम इसके अंदर एक कॉइल रख दें, if a piece of soft iron is placed inside the coil mentioned part A and the current is passed in the coil from a battery, what name is given to the device so obtained, ठीक है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। फिर गिव वन यूज ऑफ द डिवाइस मेंशन्ड इन पार्ट 1, ठीक है, एक सबसे बड़ा यूज है कि उसको आप इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो कि आपका इलेक्ट्रिक रिले में यूज किया जाता है, वहां पे हम इसको यूज कर सकते हैं। Show with the aid of a diagram how a wire is bound on a U-shaped piece of soft iron in order to make it an electromagnet। कह रहे हैं किस तरह से अब वायरिंग, अब ये क्वेश्चन आते हैं इस तरह के कि बाउंडिंग कैसे करेंगे, ये दिखाइए। कंप्लीट द सर्किट डायग्राम एंड लेबल द पोल्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखिए इसको ध्यान से देखिएगा हम कैसे करते हैं इसको। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, आपने सर्किट प्रॉपर बना लिया, एक रियोस्टेट ले लिया आपने, ठीक है, साथ में बैटरी ले ली और ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, एक की ले लिया आपने। अब ये जो आपका सॉफ्ट आयरन कोर आपने लिया है, जो यू शेप्ड आपने ले लिया है यहाँ से, अब यहाँ से अगर आप इसके ऊपर से वायरिंग कर रहे हैं, सपोज करिए कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मान लीजिए ऊपर से कर रहे हैं, तो ऊपर से कर रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन हमेशा ऊपर वाले में ऐसे दिखेगी आपको। अब जब आपको घुमाना है इसको, तो मान लीजिए अब ऊपर से घूम के ऐसे जा रहा है, तो अब इधर यहाँ ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन यही है, यहाँ ऊपर से ही नहीं ले जाना है आपको, दूसरे एंड पे नीचे से ले जाना है वायर को। देखिए यहाँ पे वायर नीचे से गया है, इसीलिए यहाँ पे खाली जगह आपको दिख रही है, जो मैंने डॉटेड लाइन दिखाया है ये दिखा रहा है वायर नीचे से गया है, तो यहाँ का वायर आपको नीचे से ले जाना है और कोई दिक्कत नहीं है, बाकी ये करंट इधर से ही नीचे उतर जाएगी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो अपोजिट पोलैरिटी डेवलप नहीं हो पाएगी, ठीक है, तो ये साउथ पोल है तो ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, ठीक है। साउथ नॉर्थ आप वैसे ही निकाल सकते हैं, आपको दिख रहा है कि करंट, देखिए करंट की डायरेक्शन ऐसे लेंगे तो अंदर जा रही है इधर से फील्ड लाइंस, तो देखिए ये फील्ड लाइंस इधर से अंदर जा रही होंगी और यहाँ पे देखिए फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकल रही हैं, तो ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, सिंपल है। तो बाउंडिंग में बस यहाँ पे ध्यान रखना है, जहाँ पे मैंने सर्किल बनाया है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is an electromagnet? Name two factors on which the strength of magnetic field of an electromagnet depends and state how does it depend on the factors stated by you। बहुत आसान, इलेक्ट्रोमैग्नेट वो है जिसके मैग्नेटिज्म को हम इलेक्ट्रिसिटी से कंट्रोल कर सकते हैं। दो फैक्टर कौन कौन से जल्दी से देख लेते हैं, देखिए ध्यान से। सबसे पहला आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दीजिए, यानी जैसे सोलेनॉइड में, और दूसरा है कि करंट बढ़ा दीजिए, ठीक है, और भी लिख सकते हैं आप कि आप सॉफ्ट आयरन कोर रख दें उसके अंदर में, ठीक है, जैसे कि हम लोग डिस्कस ही कर रहे हैं काफी देर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिगर शोज द करंट फ्लोइंग इन द कॉइल ऑफ वायर बाउंड अराउंड द सॉफ्ट आयरन कोर, हॉर्सशू कोर, ठीक है, हॉर्सशू कोर दी हुई है। स्टेट द पोलैरिटीज डेवलप्ड एट द एंड ए एंड बी, चेंज ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। पोलैरिटी, सबसे पहले तो पोलैरिटी बताइए कौन कौन सी है, तो बहुत आसान है, देखो करंट को देखकर आप बता सकते हैं पोलैरिटी कैसी होगी। अब देखिए बी पे क्या हो रहा है, पहले चलिए ए पे देख लेते हैं। ए पे आपको दिख रहा है करंट ऐसे अंदर जा रही है, अंदर जा रही है, तो कौन सा पोल होगा ये, दिस मस्ट बी अंदर जा रही है तो साउथ पोल हो जाएगा आपका, और दूसरा ऑटोमेटिकली कैसा हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा। तो ये देखिए साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया। अब बोल रहे हैं करंट की डायरेक्शन को अगर हम बदल देते हैं तो ये पोलैरिटी स्विच हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, ए आपका नॉर्थ बन जाएगा, बी साउथ बन जाएगा। सजेस्ट वन वे टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड, कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दीजिए, ठीक है, सिंपल एक तरीका आप बता दीजिए, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देते हैं तो वो इंक्रीज कर जाएगी, या करंट को बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट टू वेज थ्रू विच द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी इंक्रीज्ड। बार बार वही क्वेश्चन है, स्ट्रेंथ कैसे बढ़ा सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दीजिए, करंट बढ़ा दीजिए, ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम वन डिवाइस दैट यूजेस एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है, एक डिवाइस का नाम बताइए जहां पे आप इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं, ठीक है। तो कौन सी डिवाइस है, बहुत आसान है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट आपके घरों में जो इलेक्ट्रिक बेल लगी होती है उसमें हम यूज करते हैं, ठीक है। स्टेट टू एडवांटेजेस ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट ओवर अ परमानेंट मैग्नेट, सबसे बड़ा एडवांटेज इसके हम मैग्नेटिज्म को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज कि हम जब चाहें इसके मैग्नेटिज्म को बहुत अमाउंट से बढ़ा सकते हैं, ठीक है, और जब हमें यूज नहीं करना है तो हम यानी उसको स्विच ऑफ, यही कंट्रोल में ही आ जाएगा कहीं ना कहीं वो। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आप स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट के
चेंज कर सकते हैं इजीली। स्टेट टू डिफरेंसेस बिटवीन एन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड अ परमानेंट मैग्नेट। वही है, परमानेंट मैग्नेट में मैग्नेटिज्म को चेंज नहीं किया जा सकता, यानी उसके मैग्नेटिज्म को कंट्रोल नहीं कर सकते। इलेक्ट्रोमैग्नेट में ऐसा कर सकते हैं, आपकी मैग्नेटिज्म को कंट्रोल भी कर सकते हैं, उसकी स्ट्रेंथ को भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और इसमें हम सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं इस पर्पज में, वहां पे हम स्टील के बनाते हैं, ठीक है। पोलैरिटी स्विच कर सकते हैं मैग्नेट की, यानी नॉर्थ पोल साउथ पोल बार बार स्विच कर सकते हैं हम करंट की डायरेक्शन को स्विच करके। Why is soft iron used as a core of the electromagnet in an electric bell? सिंपल है, सॉफ्ट आयरन को इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो इजीली डीमैग्नेटाइज हो जाता है। अदरवाइज इलेक्ट्रिक बेल काम कैसे करेगी? जैसे ही करंट बंद होगी वैसे ही वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा और फिर से बेल पीछे आती है, वो गोंग उसका गोंग से छूट के पीछे आती है, फिर से सर्किट पूरा होता है, फिर वो आगे इलेक्ट्रोमैग्नेट बनने के बाद आगे जाती है। अब 9th में आपने पूरी वर्किंग पढ़ी है इसकी, ठीक है। How is the working of an electric bell affected if alternating current be used instead of direct current? सिंपल है, अगर ऑल्टरनेटिंग करंट यूज होगा तो बार बार पोलैरिटी स्विच होगी करंट की, ठीक है। पोलैरिटी स्विच होगी तो फिर वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की पोलैरिटी स्विच हो जाएगी और फिर वो सही से वर्क करेगा नहीं, ठीक है। तो वहां पे हम चाहते हैं कि पोलैरिटी फिक्स रहे, इसके लिए हम डायरेक्ट करंट यूज करते हैं, ठीक है। बार बार ऐसा ना हो कि ये नॉर्थ पोल बना है तो अगली बार उसी टाइम पे आपका फिर वो साउथ बन जाए तो दिक्कत होगी, ठीक है। आगे चलते हैं। नेम 3 फैक्टर्स ऑन विच द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स एंड स्टेट हाउ डज द फोर्स डिपेंड ऑन द फैक्टर्स स्टेटेड बाय यू। देखिए 3 फैक्टर्स पे, कौन से 3 फैक्टर्स जिस पे आपका फोर्स डिपेंड करता है करंट कैरिंग? एक तो करंट कैरिंग फोर्स उतना ज्यादा होगा जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी, फील्ड स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा आपका फोर्स होगा, ठीक है। पहली पॉइंट तो यही हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका, यानी करंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है आपका लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करता है। देखिए ये कहां से आया है बता देते हैं। आपका जो फोर्स का फॉर्मूला होता है आपसे पढ़ा भी होगा, F इज इक्वल टू होता है आपका I/B/L sin थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे I क्या है, करंट पे डिपेंड करेगा, B मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है आप सब जानते हो, L हो गया लेंथ ऑफ द कंडक्टर जो यहाँ पे दिया हुआ है आपको, ठीक है। हाँ, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टेट कंडीशन इन ईच केस फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड इज 0, ठीक है, या मैक्सिमम। 0 कब हो सकता है और मैक्सिमम कब हो सकता है? कंडीशन आपको बतानी है कब कि फोर्स का मैग्नीट्यूड किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पे लगने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा है वो कब 0 हो सकता है। तो सिंपल है, देखिए ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है। फोर्स कब 0 होगा? जब आप करंट ही कंडक्टर में फ्लो ना करा रहे हो, ठीक है, या व्हेन द करंट इज इन द कंडक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। स्टेट कंडीशन इन ईच केस फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज 0। अब देखिए फोर्स के बारे में बात कर रहा है, अभी हमने फोर्स का एक फॉर्मूला आपको बताया था, F इज इक्वल टू I/B/L sin थीटा। अब देखिए ये 0 कब हो सकता है? एक तो आपका इनमें से कोई भी 0 हो जाए, ठीक है। अब एक चीज तो ये है कि यहाँ पे एंगल पे भी डिपेंड कर रहा है, तो अगर एंगल साइन थीटा कब 0 होता है? साइन थीटा कब 0 होता है? जब थीटा 0 हो जाए, ठीक है। तो थीटा 0 कब होता है? जब पैरेलल हो जाए, यानी दो चीजों के बीच में एंगल ही ना बन रहा हो कुछ भी। तो सबसे पहले तो अगर करंट कैरिंग कंडक्टर जो है उसके अंदर जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाता है, बिल्कुल पैरेलल हो जाएगा तो कोई इंटरेक्शन होना ही नहीं है, तो वहां पे थीटा जो है वो 0 डिग्री हो जाएगा, तो वहां पे 0 होगा। अच्छा, मैक्सिमम कब होगा? जब दोनों के बीच में एंगल मैक्सिमम हो। तो साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है? जब थीटा 90 होता है। तो यानी जब परपेंडिकुलर आएंगे तो वहां पे फोर्स सबसे ज्यादा लगेगा, और जब दोनों पैरेलल होंगे तो वहां पे जो फोर्स है वो 0 रहेगा या मिनिमम रहेगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हेन द करंट इन द कंडक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाए, और जब दोनों की डायरेक्शन नॉर्मल हो जाए एक दूसरे के, यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ जाएंगे तो मैक्सिमम हो जाएगा। हाउ विल द डायरेक्शन ऑफ फोर्स बी चेंज्ड इफ द करंट इज रिवर्स्ड इन द कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड? देखिए फोर्स की डायरेक्शन कैसे चेंज हो जाएगी अगर आप कंडक्टर की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं? तो सिंपल है, करंट की डायरेक्शन को अगर आप करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन को अगर आप रिवर्स कर देते हैं तो फोर्स की डायरेक्शन भी रिवर्स कर जाएगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। क्योंकि फोर्स एक्चुअल में है क्या? फोर्स स्ट्रेंथ को ही तो दिखा रहा है, फील्ड स्ट्रेंथ को। तो अगर उसकी डायरेक्शन बदल रही है फील्ड स्ट्रेंथ की तो फोर्स की भी बदल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेम एंड स्टेट द लॉ व्हिच इज यूज्ड टू डिटरमाइन द
द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, कौन सा लॉ है जो कि यूज किया जाता है टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, कहां, करंट कैरिंग कंडक्टर पे जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। तो आप लेफ्ट हैंड थंब रूल से जानते हैं कि यहाँ पे जो थंब है आपका वो फोर्स की डायरेक्शन दिखाता है, और ये जो है वो आपको दिखाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, और जो मिडिल फिंगर है आपकी ये दिखाती है आपको करंट की डायरेक्शन। ठीक है, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो है आपका, उससे याद रखना है आपको कि आप इस तरह से तीन फिंगर्स को स्ट्रेच करेंगे, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के, तो उसमें हम कैसे याद रखते हैं, एफ बी आई, इससे याद रखते हैं। फोर्स की डायरेक्शन है ये करंट की डायरेक्शन है, सॉरी ये एफ बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और आई मतलब करंट। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अभी हमने आपको बता दिया कि अगर आप अपनी तीन फिंगर्स को इस तरह से स्ट्रेच करें कि उसमें तीनों में आपका जो ये थंब है वो फोर्स की डायरेक्शन देगा, और आपका जो फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन देगा, और मिडिल फिंगर आपको करंट की डायरेक्शन दे देगा। स्टेट द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स इन टर्म्स ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, स्टेट द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय, अभी हमने पीछे देखा था कि हम कैसे निकालते हैं, देखिए ध्यान से, F इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा को अगर हम हटा भी दें तो आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की निकालनी है, तो B इज इक्वल टू आ जाएगा F अपॉन आई एल। F की होगी न्यूटन, I होती है करंट तो उसकी एम्पियर हो गई आपकी, और L की हो गई मीटर, तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर याद रखना है आपको इसको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हाँ यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। ठीक है, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि हमने देखा कि जब किसी करंट कैरिंग वायर में करंट फ्लो हो रही है, सॉरी उस कोई भी वायर के अंदर जब करंट फ्लो हो रही है तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, और वो दूसरे मैग्नेट पे फोर्स लगाता है। ठीक है, जिसकी प्रिंसिपल पे हमने डीसी मोटर बनाया कि अगर एक करंट कैरिंग वायर एक मैग्नेट पे फोर्स लगा सकता है, तो रिएक्शन फोर्स में एक मैग्नेट भी तो करंट कैरिंग वायर को रोटेट करा सकता है। यहीं से टर्निंग इफेक्ट का जो कॉन्सेप्ट दिमाग में आया और इतने सारे मोटर बन गए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक चीज और सोची फैराडे ने कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं तो इसका वाइस वर्सा क्यों नहीं हो सकता, यानी हम मैग्नेटिज्म की मदद से इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं प्रोड्यूस कर सकते। तो उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि जब हम मैग्नेट की मदद से किसी वायर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देते हैं, करंट फ्लो होने लग जाती है, उसके अंदर पोटेंशियल इंड्यूस हो जाता है, करंट इंड्यूस हो जाती है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फिर पूछ रहा है डिस्क्राइब वन एक्सपेरिमेंट टू डेमोंस्ट्रेट द फेनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एक प्रिंसिपल आप देखिए यहाँ पे आपके सामने बना हुआ भी है कि आप एक कॉइल ले लीजिए, ठीक है, उसको आप बैटरी से कनेक्ट नहीं करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, उसमें करंट आपको इंड्यूस करानी है मैग्नेट की मदद से, ना कि केमिकल एनर्जी की मदद से। तो आप यहाँ पे आप जब मैग्नेट को लेकर आएंगे, इसके पास रखेंगे तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। गैल्वेनोमीटर इसीलिए लगाया गया है कि वो आपका माइन्यूटेस्ट ऑफ करंट का भी डिफ्लेक्शन या उसको वो कर लेगा, यानी डिटेक्ट कर लेता है कि थोड़ी बहुत भी करंट बन रही होगी छोटी से छोटी, तो गैल्वेनोमीटर इसीलिए यूज करते हैं। अब जैसे ही आप स्टेशनरी रखा था कुछ नहीं हुआ, जब आप मूव करा के और पास लेकर आए, यहाँ पे देखिए ये पहली वाली पोजीशन में स्टेशनरी रखा था, कुछ नहीं हुआ, कोई करंट इंड्यूस नहीं हुई, लेकिन जब आप पास लेकर आए, आपने मूव कराया, तो आपने देखा कि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट हो रहा है। इस तरह से आप बना सकते हैं। उसके बाद अगर आपने यहाँ लाके रोक दिया, फिर वो गैल्वेनोमीटर वापस से डिफ्लेक्शन बंद हो जाएगा दिखना। फिर आप इसको अपोजिट डायरेक्शन में ले गए, फिर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट हुआ, लेकिन इस बार डायरेक्शन अलग थी। देखिए पहले राइट डायरेक्शन में हुआ था, अब लेफ्ट में हुआ। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि जब आप एक मैग्नेट को एक कॉइल के आसपास, एक कंडक्टर के आसपास आगे पीछे मूव कराते हैं तो उसमें करंट इंड्यूस हो जाती है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल इंड्यूस हुआ होगा उसके अंदर, और करंट की डायरेक्शन भी अलग अलग होती है। अगर आप मैग्नेट को उसकी तरफ लेकर आ रहे हैं तो करंट दूसरी डायरेक्शन में जा रही होगी, दूर ले जाएंगे तो करंट की डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है वन बाय वन क्या क्या हो रहा है हर स्टेप में। स्टेट फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला लॉ, चलिए देखते हैं इसको वन बाय वन। देखिए फैराडे ने क्या किया, सबसे पहले फैराडे ने बताया था कि जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंज नहीं होगा। देखिए ये क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, यहाँ से चलते हैं, उसी फिगर पे चलते हैं, आसानी से समझा लेंगे। देखिए यहाँ हो क्या रहा था, एक्चुअली जब आप इसको पास लाए तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी इसकी, बार मैग्नेट की ये वाली, उन्होंने वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कंडक्टर से इंटरेक्ट हुई। ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब इसको बहुत पास लाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस कंडक्टर से इंटरेक्ट करेंगी। तो पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी इंटरेक्ट कर रही थी? 0। अब मान लीजिए 2 या 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरेक्ट कर रही हैं, चेंज आ गया ना, 0 से 4 का चेंज आया आपका, 4 - 0।
तो इसको बोलते हैं जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंडक्टर से पास हो रही हैं वो लगातार अगर चेंज होती रहेंगी, यानी अगर वो 0 थी तो अब 4 हो गई, तो 4 - 0 यानी 4 का चेंज आया, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना। जब फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द कंडक्टर चेंज होती हैं, अब आपने लाके रोक दिया, मान लो 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी पास हो रही हैं, लेकिन अगर रुकी हुई है, वो चेंज नहीं कर रही, तो करंट फ्लो नहीं करेगी। चेंज होना चाहिए, भाई छोटा भी चेंज हो क्यों ना हो, मान लीजिए 2 ही का चेंज आ रहा है, चेंज होना चाहिए। अब मान लीजिए यहाँ पे 10 थी, अब आप दूर ले गए, जब दूर ले गए तो वापस से कम हो गई ना, घटने लगी, पहले इंक्रीज हुई थी 0 से 5 हो गई, 10 हो गई, अब आप दूर ले गए तो 10 से फिर कम हो रही है, 9 हो गई, 8 हो गई, 7 हो गई, ठीक है, ये चेंज आ रहा है, ठीक है, 10 से चाहे 0 हो गई, तो चेंज आया। तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है, यानी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द कंडक्टर, ये लगातार अगर चेंज होती रहेंगी, चाहे वो डिक्रीज करें चाहे वो इंक्रीज करें, तो वो चेंज जब भी होगा तो उसके अंदर एक पोटेंशियल इंड्यूस होगा जो कि एक करंट को इंड्यूस करेगा, ठीक है। तो वही फैराडे का पहला लॉ था कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, यानी जो मैग्नेट को आप उस कॉइल के आसपास ला रहे हैं, उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो पास कर रही हैं, किससे, उस कॉइल से, उस कंडक्टर से, ठीक है, तो वो अगर लगातार चेंज हो रही हैं, ठीक है, तो उनके अंदर अगर चेंज आ रहा है तो फिर आप करंट देखेंगे, उसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, यानी वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा, जो कि आपका करंट को प्रोड्यूस करेगा उसके अंदर, और जब तक ये चेंज होता रहेगा तब तक आपको करंट उसमें मिलेगी। दूसरा लॉ ये था कि मैग्नीट्यूड जो होगा ईएमएफ का, यानी ईएमएफ कितना स्ट्रांग होगा, वो उस कॉइल पे डिपेंड करेगा जो लिंक, यानी वो प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, वो फ्लक्स कितना तेजी से चेंज हो रहा है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा होगा, कांस्टेंट रेट का मतलब ये है कि हर बार चेंज 2 का आ रहा है, यानी 10 का आ रहा है, और 10 का ही आ रहा है, कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है, तो एक स्टेडी ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, यानी वो फ्लक्चुएट नहीं करेगा, एक कांस्टेंट वोल्टेज आपको वहां पे देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, स्टेट 2 फैक्टर्स ऑन विच द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल डिपेंड। कौन कौन से 2 फैक्टर हैं जिस पे डिपेंड करता है, अभी आपको लॉ बताया। सबसे पहला रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी तेजी से चेंज हो रही हैं, ठीक है, हर एक टर्न में, यानी बार बार आप उसको उसके पास ला रहे हैं, तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, वो पहले के कंपैरिजन में कितना चेंज हुआ। दूसरा है ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, ठीक है, क्यों नंबर ऑफ टर्न्स पे, तो बहुत ऑब्वियस है समझना, क्योंकि जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही हैं तो उसके अंदर क्या हो रहा है, करंट इंड्यूस हो रही है, ठीक है, और वो करंट एक्चुअल में क्या कर रही है, उसका जो मैग्नेटिज्म है वो नंबर ऑफ कॉइल्स पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ कॉइल्स बढ़ाइए तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और बढ़ जाती है, ठीक है, तो वो क्या करेगी, करंट को और ज्यादा बढ़ा देगी, तो कॉइल्स पे डिपेंड करेगा, ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, और दूसरा कि मैग्नेटिक फ्लक्स कितना तेजी से चेंज कर रहा है, इस पे डिपेंड करेगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ द एनर्जी चेंज टेक्स प्लेस व्हेन अ मैग्नेट इज मूव टुवर्ड्स अ कॉइल हैविंग अ गैल्वेनोमीटर बिटवीन इट्स एंड, ठीक है, अभी हमने पीछे देखा था गैल्वेनोमीटर अगर आपने लगा दिया है तो कौन सा फिनोमेना होगा, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, कौन सी एनर्जी चेंज टेक प्लेस कर रहा है, तो आप मैग्नेट को मूव करा रहे हैं तो ये मैकेनिकल एनर्जी है ना, मैकेनिकल काम हो रहा है, और वो मैग्नेट उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, तो मैकेनिकल एनर्जी से हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना ली सबसे पहले, और फिनोमेना क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है, ये सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू डेमोन्स्ट्रेट दैट अ मोमेंटरी करंट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द सुटेबल यूज ऑफ अ मैग्नेट, अ कॉइल ऑफ वायर एंड अ गैल्वेनोमीटर। डेमोन्स्ट्रेट करना है। और दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद द करंट ऑब्टेन्ड इन पार्ट ए। देखिए यहाँ पे जो फिगर बना है उसको ध्यान से सुन देखिएगा। अब सबसे पहले तो आपने यहाँ पे पूरा डेमोन्स्ट्रेट कर दिया, बना दिया मैग्नेट से निकलने वाली फील्ड लाइंस, और वो फील्ड लाइंस जितनी ज्यादा पास होती रहेंगी, यानी उसमें जो चेंज आता रहेगा, देखिए पहले 3 पास हो रही थी, अब देखिए कितनी ज्यादा पास हो रही है, तो चेंज आया ना, तो ये चेंज की वजह से उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा जो कि करंट को इंड्यूस कर देगा। ये इसका सोर्स क्या है, ये एनर्जी कहाँ से आ रही है, यानी ये अगर करंट प्रोड्यूस हो रही है तो करंट के पास तो एनर्जी है ना, अभी बल्ब लगाइए जल जाएगा, तो वो बल्ब जो जल रहा है वो कौन सी एनर्जी से, उसका सोर्स क्या है, तो मैकेनिकल एनर्जी। वो काम कौन कर रहा है, ये मैग्नेट पे जो आप काम कर रहे हैं, ठीक है, मैग्नेट को आगे पीछे मूव करा रहे हैं, मान लीजिए 20 जूल एनर्जी लग रही है आगे पीछे मूव कराने में, तो इसी एनर्जी का कुछ ना कुछ हिस्सा यहाँ पे जा रहा है, और जो कि उसके अंदर ईएमएफ को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, और फिर वो ईएमएफ करंट को प्रोड्यूस कर रहा है, फिर वो करंट वो एनर्जी बल्ब या जो भी अप्लायंस आप लगा रहे हैं वो यूज कर रहा है, तो वो जितनी एनर्जी का वो अप्लायंस होगा, जैसे मान लीजिए 10 जूल है तो ये 10 जूल ये 20 जूल से ही आ रहा है, ठीक है, तो यानी यहाँ पे आपको 20 जूल में कुछ कमी दिखने को मिलेगी, 10 जूल की सीधे सीधे कमी देखने को मिलेगी। अभी हम आगे देखेंगे, तो इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन यहाँ पे फॉलो हो रहा होता है, लेंज लॉ आपका आगे ये समझाएगा आपको। तो अभी जो इस क्वेश्चन में पूछ रहा था वो ये कि मैकेनिकल एनर्जी कहाँ से आ रही है, जो करंट इंड्यूस हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, वो एनर्जी का सोर्स क्या है, वो मैकेनिकल एनर्जी है, ठीक है, और मैकेनिकल एनर्जी किसकी, वही जो मैग्नेट आप मूव करा रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब ब्रीफली वन वे ऑफ प्रोड्यूसिंग एन इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करने कैसे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, सबसे आसान तरीका भी हमने आपको बताया भी था। स्टेट वन फैक्टर दैट डिटरमाइंस द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, एक फैक्टर बताइए जो कि डिटरमाइन करता है चेंज, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज लिंक्ड विद द कॉइल। ठीक है, अभी हम नंबर ऑफ टर्न्स देखा था हमने पीछे। व्हाट फैक्टर्स डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इस पूरा इसको। इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस हो सकता है, सबसे पहले आप ये फिगर बनाइए, जैसे भी हम पीछे देख भी चुके हैं इसी फिगर को, यही फिगर आपको बनाना है, इस तरह से डेमोंस्ट्रेट करना है। दूसरे में आपसे क्या पूछ रहा है, जब मैग्नेट स्टेशनरी होगा, सिंपल है, कोई डिफ्लेक्शन आपको नहीं मिलेगा क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज नॉट चेंजिंग। ठीक है, और जब मैग्नेट अब उसके नॉर्थ पोल फेसिंग होता है सोलेनॉइड के साथ, उसको आप जब उसके पास लाते हैं तो वो डिफ्लेक्शन दिखाएगा किधर, मतलब डिफ्लेक्शन अलग अलग डायरेक्शन में होता है। जब नॉर्थ पोल वहां पे है, नॉर्थ पोल से ला रहे हैं तो मान लीजिए राइट में डिफ्लेक्शन दिखा रहा है आपका, तो अब जब आप चेंज कर देंगे यानी साउथ पोल को लेकर आएंगे तो क्या दिखाएगा, आपका डिफ्लेक्शन दूसरी डायरेक्शन में दिखाएगा। सिंपल है। तो अगर मैग्नेट को आप सोलेनॉइड से दूर लेकर जा रहे हैं तो डायरेक्शन आपकी डिफ्लेक्शन की बदल जाएगी, पोलैरिटी को बदल कर ला रहे हैं तो भी डायरेक्शन बदल जाएगी। सिंपल है। फिर हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे ये आगे, What factors determine the direction of induced EMF? Induced EMF को कौन कौन से फैक्टर हैं जो गवर्न करते हैं, देखिए ध्यान से कौन कौन से फैक्टर्स हैं। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ये डिटरमाइन करता है वेदर देयर इज एन इंक्रीज और डिक्रीज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। सिंपल है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, वो कौन डिसाइड कर रहा है, कौन गवर्न कर रहा है, वो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ डिटरमाइन कर रहा है। ठीक है, अगर चेंज होगा तो आपको वहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। बाकी सारी चीजें वो है जो इसमें दे रखी हैं कि आप डायरेक्शन कैसे चेंज होती है। ठीक है, करंट में मतलब जो गैल्वेनोमीटर है वो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है अलग अलग डायरेक्शन में। अगर आप मैग्नेट को पास ला रहे हैं तो जिस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होगा दूर ले जाने पर अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अगर आप नॉर्थ पोल को ला रहे हैं तो जिस डायरेक्शन में होगा, अगर आप साउथ पोल को लाएंगे तो उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में होगा। वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है, आप देख सकते हैं। Complete the following sentences. The current is induced in a closed circuit only if there is. ठीक है, करंट इंड्यूस होगी अगर वहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक्ड विद द सर्किट वो अगर चेंज हो रही है लगातार तो वहां पे आपको फ्लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। इनमें से किन किन केसेस में ईएमएफ इंड्यूस होता हुआ दिखेगा आपको। सबसे पहले बोल रहे हैं अ करंट इज स्टार्टेड इन अ वायर हेल्ड नियर अ लूप ऑफ अ वायर। ठीक है, अब देखिए करंट आपने एक वायर में स्टार्ट की, वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा नो डाउट, और उसको आपने किसके पास रखा है, लूप ऑफ वायर। ठीक है, अब लूप ऑफ वायर में अब करंट स्टार्ट हुई है। देखिए करंट स्टार्ट हुई तो मैग्नेटिज्म जीरो था पहले, तो करंट उसमें फ्लो नहीं हो रही थी, तो मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं कर रहा था। अब वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा तो जीरो से मैग्नेटिक जो फ्लक्स है वो बढ़ जाएगा, चेंज होगा, क्योंकि पहले तो जीरो था ना, अब आपने करंट स्विच ऑन किया और वो अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ना शुरू होंगी, तो बिल्कुल इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ठीक है, यस, यहाँ पे ईएमएफ आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद हो सकता है करंट स्टेडी हो जाए, चेंज ना होगा तो फिर बंद हो जाएगा, लेकिन आपको देखने को मिलेगा क्योंकि चेंज आया है। दूसरा बोल रहा है द करंट इज स्विच्ड ऑफ इन अ वायर हेल्ड नियर अ लूप ऑफ वायर। बिल्कुल सही बात है, करंट को आप स्विच ऑफ कर रहे हैं फिर से जीरो हो जाएगा, यानी चेंज फिर होने वाला है यहाँ पे, तो चेंज फिर होगा तो फिर से यस, यहाँ पे फिर आपको ईएमएफ देखने को मिलेगा। थर्ड में बोल रहा है मैग्नेट इज मूव्ड नियर अ लूप ऑफ वायर, मूव्ड थ्रू अ लूप ऑफ वायर। ठीक है, अब एक मैग्नेट को आप मूव करा रहे हैं थ्रू अ लूप ऑफ वायर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप मैग्नेट मूव करा रहे हैं तो लूप ऑफ वायर में आपने यहाँ पे दे नहीं रखा है, आपने ईएमएफ यहाँ पे भी इंड्यूस्ड होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, मैग्नेट इज मूव्ड थ्रू अ लूप ऑफ वायर, हाँ यहाँ पे भी इंड्यूस होना चाहिए। फोर्थ में है लूप ऑफ वायर इज हेल्ड नियर अ मैग्नेट, हाँ फोर्थ में नहीं होगा। ठीक है, नो। ठीक है, थर्ड में भी होगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A conductor is moved in a varying magnetic field. Name the law which determines the direction of current induced in the conductor. ठीक है, कह रहा है कंडक्टर इज मूव्ड इन अ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को आप मूव करा रहे हैं जहां लगातार मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंज होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द कंडक्टर लगातार चेंज होंगी। नेम द लॉ विच डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर। यहाँ पे आपको पता है राइट हैंड थंब रूल आप यूज करते हैं। ठीक है, सिंपल है।
फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल नहीं, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल हम यूज करते हैं। स्टेट फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल यही बताता है आपको, यहाँ पे देखिए राइट हैंड रूल में आपका जो थंब है वो तो आपको वही देगा जो कि लेफ्ट हैंड में था, वो सारी चीजें वही यहाँ पे भी हैं, बस नाम बदल जाएगा। ये फोर्स है, ठीक है, ये आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा और ये आपको इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन देगा, जो कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से इंड्यूस हो रही है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे फोर फिंगर आपकी इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एज अर्लियर, थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, यानी वही फोर्स किधर लग रहा है, और आपकी जो सेंट्रल फिंगर है, मिडिल फिंगर है, वो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट दिखाएगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज लेंज लॉ। अब देखिए लेंज लॉ क्या कहता है। लेंज लॉ ये कहता है कि अगर किसी मैग्नेट को, ठीक है, देखिए यहाँ ध्यान से, ये मैग्नेट है नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है, और यहाँ पे आपने एक वायर रख रखा है आपका, ठीक है, ये वायर है। अब ये वायर में क्या होने वाला है, देखिएगा ध्यान से, कि आप इस मैग्नेट को इधर मूव करा के लाते हैं। अब इस मैग्नेट को आप इधर मूव कराएंगे तो जो यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं इस मैग्नेट से लिंक्ड, वो इस वायर से पास होंगी। जब आप इसको पास लाएंगे, पास होंगी तो इस वायर के अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस होगा, आपको पता है करंट इंड्यूस होगी, ठीक है, और वो करंट की वजह से ये वायर भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो लेंज लॉ ये कहता है कि अगर आप नॉर्थ पोल इधर इसके पास ला रहे हैं तो इस वायर के इस फेस पे, जो फेस इसको फेस कर रहा है, किसको फेस कर रहा है, मैग्नेट को, उस फेस पे भी नॉर्थ पोल इंड्यूस हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि फिर ये रिपल्शन स्टार्ट कर देगा। तो लेंज लॉ कुछ इस तरह से आता है कि ये जो वायर है जिसके अंदर पहले कोई करंट नहीं थी, कोई मैग्नेटिज्म नहीं था, इस मैग्नेट की बदौलत उसके अंदर करंट आई और मैग्नेटिज्म इंट्रोड्यूस हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेट बना वो। तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बना है, लेकिन वो जिस कॉज से वो प्रोड्यूस हो रहा है उसी को धक्का मार रहा है, उसी से दूर जाना चाहता है। यानी उसको कौन पैदा कर रहा है, ये मैग्नेट, और इस मैग्नेट से ही दूर जाने के लिए उसने अपने ऊपर नॉर्थ पोल डेवलप कर लिया है, ठीक है। वो उसी कॉज को अपोज कर रहा है, जिस थाली में खा रहा है उसी थाली में छेद कर रहा है, वो वाली मिसाल हो गई कि जिससे पैदा हुआ है उसी से दूर जाना चाहता है, इसीलिए उसने यहाँ पे नॉर्थ पोल डेवलप कर लिया है। उससे तो उसको लगाव होना चाहिए तो साउथ पोल डेवलप करता। तो लेंज लॉ ये कहता है, ठीक है। इसका प्योर जस्टिफिकेशन भी है कि हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे फॉलो हो रहा होता है कि कैसे, कि आपको पता है कि ये जो आपका जो मैग्नेट है वो मैग्नेट आगे चलिए इसको हम आगे देखेंगे, पहले आप लेंज लॉ समझ लीजिए कि लेंज लॉ आपने समझ लिया कि इसको आप जब इधर मूव कराते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंज होता है, जिसकी वजह से कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट फ्लो होगी, इंड्यूस्ड करंट, जो कि इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बना देगी। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाएगी तो लूप में आपको पता है एक साइड पे नॉर्थ पोल आएगा, एक साइड पे साउथ पोल आएगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होगी अपने आप में। अच्छा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर फ्लो हो रही होगी, सॉरी करंट किधर फ्लो हो रही होगी, एंटी क्लॉकवाइज, तभी नॉर्थ पोल आया है। तो करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ गई, यहाँ पे नॉर्थ पोल आ गया। अब ये इसको रिपेल करना स्टार्ट करेगा। यही चीज अगर आप इसको दूर ले जाते हैं तब भी होगी। दूर ले जाएंगे अगर आप, मान लीजिए इसका दूसरा फेस दिखाते हैं, यही फेस दिखाते हैं, अगर हम मान लीजिए इसको दूर ले जा रहे हैं मैग्नेट को, तो मैग्नेट को अगर आप दूर ले जा रहे हैं तो मान लेते हैं ये आपका साउथ नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब इसको दूर ले जाएंगे अगर आप, तो अब दूर ले जाने की वजह से फिर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, फिर इसके अंदर करंट फ्लो होगी। अब ये क्या करेगा, अब इस मैग्नेट को दूर नहीं जाने देगा। अब ये दूर जाना चाह रहा है तो दूर नहीं जाने देगा, इसका मतलब इसके ऊपर साउथ पोल डेवलप हो जाएगा। इसका मतलब करंट की डायरेक्शन अब रिवर्स हो जाएगी। ये तो हमने अभी देखा ही है कि अगर आप नॉर्थ पोल पास लेकर आते हैं तो जो करंट की डायरेक्शन आएगी यानी नॉर्थ आएगी, तो वो साउथ पोल जब आप या उसको दूर ले जा रहे होंगे तो तुरंत करंट की डायरेक्शन बदल जाएगी। तो अब जब करंट की डायरेक्शन आपकी क्लॉकवाइज हो गई है, ठीक है, ये इस तरह से क्लॉकवाइज हो गई है, तो क्लॉकवाइज में आपका साउथ पोल बन जाएगा। फिर ये अपोज कर रहा है, अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा दोनों के बीच में, फिर उसको पास नहीं जाने देगा, ठीक है, मतलब दूर नहीं जाने देगा। तो ये अपने जिस कॉज से ये पैदा हुआ है उसी को अपोज कर रहा है, उसी के रास्ते में रुकावट डाल रहा है, ठीक है। ये है लेंज लॉ। तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज व्हिच प्रोड्यूसेस इट, ठीक है, उसी कॉज को अपोज करता है। व्हाई डज इट बिकेम मोर डिफिकल्ट टू मूव अ मैग्नेट टुवर्ड्स अ कॉइल व्हेन द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल हैज बीन इंक्रीज्ड। देखिए डिफिकल्ट क्यों होता है, हमने पीछे भी आपको फिगर बनाया, उसका रीजन है यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो होता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है समझना, इसको ध्यान से देखिए फिर से एक बार।
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर ये मैग्नेट आप ला रहे हैं इसके पास में, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये आपकी फील्ड लाइंस हैं। जब आप उसके पास लाएंगे तो फील्ड लाइंस इंक्रीज कर रही हैं, धीरे धीरे चेंज हो रहा है। अब मान लीजिए ये जो मैग्नेट है ये इसकी तरफ मूव कर रहा है, ये वर्क कर रहा है, ठीक है, वर्क कर रहा है, मैकेनिकल वर्क कर रहा है, तो जिसकी वजह से ये मान लीजिए इसने 100 जूल वर्क किया, ठीक है, 100 जूल का वर्क किया। अब इस 100 जूल के वर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे चेंज हुई और यहाँ पे कुछ ईएमएफ इंड्यूस हुआ, ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस हुआ, करंट प्रोड्यूस हो रही है इसके अंदर, और वो करंट इधर आ रहा है। अगर ये इधर मोशन कर रहा है तो करंट कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी, सब जानते हैं। और इधर कैसा पोल डेवलप हो जाएगा, नॉर्थ पोल। अब ये नॉर्थ पोल डेवलप हो जाएगा, तो नॉर्थ पोल डेवलप हो जाने की वजह से ये रेजिस्ट करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है, लेंज लॉ की वजह से। अच्छा, ये रिपेल कर क्यों रहा है, इसको समझते हैं। ये 100 जूल एनर्जी है, ठीक है, 100 जूल एनर्जी की वजह से यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हुआ है। अब अगर आप यहाँ पे कोई अप्लायंस लगाते हैं, कोई बल्ब लगाते हैं, मान लीजिए वो 20 जूल एनर्जी ले रहा है खर्च करने में, कोई एलईडी लगा रहे हैं आप, 20 जूल एनर्जी कहाँ से आई उसके पास, ये करंट ने दी होगी। करंट के पास कहाँ से आई, ईएमएफ से आई। ईएमएफ के पास कहाँ से आई भाई, ईएमएफ के पास कहाँ से है, तो कोई बैटरी तो है नहीं, कहाँ से एनर्जी आ रही। तो वो एनर्जी किसने दी है, इस आपके मैग्नेट ने दी है। मैग्नेट ने कैसे दी, एनर्जी हम कैसे ट्रांसफर करते हैं, वर्क करके। तो मैग्नेट ने जब वर्क किया है तो वो एनर्जी आपके ईएमएफ को मिल गई और वही एनर्जी करंट के थ्रू आपके बल्ब को मिली है। इसका मतलब है अगर कंजर्वेशन फॉलो हो रहा है तो जो ये मैग्नेट है वो अब 100 जूल से ऑपरेट नहीं करना चाहिए इसको, क्योंकि उसने 20 जूल एनर्जी तो वहां दे दी है। तो अब इसकी एनर्जी घट के कितनी हो जानी चाहिए, -20 जूल करेंगे तो 80 जूल। इसका मतलब जितना तेजी से ये पहले मूव कर रहा था अब नहीं करेगा, क्योंकि अब 100 जूल नहीं है, पहले 100 जूल से मूव कर रहा था, अब तो 80 जूल बचा। तो इसके मोशन में आपको थोड़ा सा स्लोनेस दिखेगी, और जितना एनर्जी ट्रांसफर करता जाएगा उतना स्लो हो जाएगा। तो ये जो स्लोनेस है उसके अंदर जो स्लो हो रहा है वो उसकी वजह से वो क्यों हो रहा है वहां पे, उसका रीजन, एक्चुअल रीजन यही है कि कंजर्वेशन लॉ फॉलो हो रहा है, एनर्जी नहीं बची उतनी उसके पास, एनर्जी उधर ट्रांसफर हो रही है, जिसकी वजह से उसके रास्ते में रुकावट आ रही है, रेजिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। तो उसको हम कंजर्वेशन रूल से इस तरह समझ सकते हैं। दूसरा रूल जो समझने का हमने आपको बताया वो लेंज लॉ था, वही कि यहाँ पे नॉर्थ पोल डेवलप हो रहा है और ये उसको रुकावट डाल रहा है उसके रास्ते में। तो एक तो ये फोर्स मेथड था इसको समझने का, और दूसरा जो हमने आपको बताया एनर्जी मेथड। इन दोनों मेथड से हम इसको समझ सकते हैं। एनर्जी मेथड से ऐसे समझ में आ रहा है कि उस एनर्जी कंजर्वेशन फॉलो हो रहा है और वो एनर्जी लगातार उधर ट्रांसफर होने की वजह से वो अब उतनी स्पीड से मूव नहीं कर पाएगा, उसके रास्ते में कुछ ना कुछ अब उसको दिक्कत होगी चलने में, उतना स्मूथली नहीं चल पाएगा पहले के कंपैरिजन में, और जितनी एनर्जी ज्यादा ट्रांसफर हो जाएगी उतना उसका स्पीड और स्लो होती चली जाएगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल बिकम्स मोर व्हेन द कॉइल हैज अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स एंड देन बाय द लेंज लॉ इट विल अपोज मोर है, ठीक है। वहां नॉर्थ पोल डेवलप होने की वजह से ज्यादा अपोज करेगा, और उसको हमने आपको कंजर्वेशन रूल से भी समझा दिया कि वो क्या कहता है उसके बारे में। एक्सप्लेन व्हाई एन इंड्यूस्ड करंट मस्ट फ्लो इन सच अ डायरेक्शन सो एज टू अपोज द चेंज प्रोड्यूसिंग इट, ठीक है, ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी फॉलो हो जाए, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहे, ठीक है। An induced EMF must flow in such a direction so as to oppose the change producing it, because mechanical energy is spent in producing the change which changes into the electrical energy, ठीक है। मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में चेंज हो रहा है, एनर्जी कंजर्वेशन फॉलो होना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्सेस काम कर रहे हैं वो कैसे हैं, सेंट्रल फोर्सेस हैं, और ऐसे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस जो होते हैं वो कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं, जहाँ पे जिनके ऑपरेशन में कोई भी एनर्जी का लॉस हम मानते हैं कि नहीं होता है, वहाँ पे कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस काम नहीं कर रहे हैं, लाइक एयर ड्रैग हो गया, एयर फ्रिक्शन हो गया है, ठीक है। तो ये नहीं है वहाँ पे, तो वहाँ पे एनर्जी कंजर्व रहनी चाहिए। कंजर्व कैसे रहेगी, तो फिर उसके लिए हमने निकाला कि वहाँ पे नॉर्थ पोल डेवलप हो जाएगा जो कि उसको अपोज करेगा। एक्चुअल में वो एनर्जी ट्रांसफर होने की वजह से अपोजिशन हो रहा है, जो एनर्जी मेथड से हमने आपको समझाया, ठीक है। Explain how does the Lenz law show the conservation of energy in electromagnetic induction। अभी हमने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है कि लेंज लॉ कैसे ये एक्सप्लेन करता है कि मैकेनिकल एनर्जी स्पेंट इन डूइंग द वर्क अगेंस्ट द अपोजिंग फोर्स एक्सपीरियंस बाय, ठीक है। अब देखिए वहां पे वर्क उसको क्यों करना पड़ रहा है, उसके पास अपने आप क्यों नहीं आ रहा है, तो उसको भी समझ लीजिए बहुत आसानी से। वर्क तभी करना पड़ेगा जब वहां पे अपोजिशन होगी। ये नॉर्थ पोल है और ये मैग्नेट में भी इधर नॉर्थ पोल है, तो मैग्नेट को इधर आने में वर्क तभी करना पड़ेगा जब ये अपने आप में आ रहा हो, यानी अपोजिशन हो रही ना, नॉर्मली तो रिपल्शन होगा,
तो इस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए इसको वर्क करना पड़ रहा है, ठीक है। और वही वर्क इस यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो पास हो रही हैं उनके थ्रू ट्रांसफर हो रहा है किसमें, ईएमएफ के पास। क्लियर है। और धीरे धीरे जितना ज्यादा अमाउंट में वर्क ट्रांसफर होता जाएगा, इसका एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल लागू होता जाएगा। जितनी एनर्जी यहाँ ट्रांसफर हो रही है वो 20 जूल हो रही है, 40 हो रही है, 60 हो रही है, उतनी इधर कम होती चली जा रही है। उतनी यहाँ पे 60 बचेगी, ठीक है, 80 बचेगी पहले, फिर 60 हो गई, फिर 40 हो गई, फिर 20 हो गई, फिर खत्म हो जाएगी, रुक जाएगा वो, ठीक है, उसकी स्पीड स्लो होती चली जाएगी। तो यहाँ पे रिपल्शन नहीं होता, तो ये अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स काम नहीं कर पाता, तो वो एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती, एनर्जी तो वर्क के फॉर्म में ट्रांसफर होगी। तो इस तरह से मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है, इसकी वजह से लेंज लॉ की वजह से, यानी इस एक्सप्लेनेशन जो इसका एक्सप्लेनेशन दिया जाता है वो इस वजह से है कि वो एनर्जी को कंजर्व रहना है तो इसका मतलब वर्क करना पड़ेगा। वर्क करना होगा तो कोई ना कोई अपोजिंग फोर्स होगा जिसके अगेंस्ट जाके काम कर रहे हैं आप। कौन सा फोर्स है यहाँ पे, तो ये रिपल्सिव फोर्स जो लग रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अपोजिशन में जाके काम करना पड़ रहा है, तो इस फोर्स को ओवरकम करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायग्राम शोज अ कॉइल ऑफ सेवरल टर्न्स ऑफ कॉपर वायर नियर अ मैग्नेट, द कॉइल इज मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ एरो शोन इन द डायग्राम। क्या होने वाला है, देखिए हम इसको ध्यान से पढ़ते हैं। सबसे पहले पूछ रहा है, इन व्हाट डायरेक्शन डज द इंड्यूस्ड करंट फ्लो इन द कॉइल, ठीक है, किस डायरेक्शन में करंट फ्लो करने वाली है कॉइल में। देखिए आप नॉर्थ पोल को इधर लेकर आएंगे तो आपने देखा है कि यहाँ सबसे पहले नॉर्थ पोल डेवलप होगा, सिंपल है, अभी हम इतनी देर से ये डिस्कशन कर रहे हैं। यहाँ साउथ पोल डेवलप होगा, नॉर्थ पोल डेवलप होगा, तो नॉर्थ पोल क्या दिखाता है, एंटी क्लॉकवाइज करंट को दिखाता है, ठीक है, सिंपल है। एंटी क्लॉकवाइज करंट का मतलब क्या हो गया है, करंट उससे ऐसी दूर जाती हुई दिखेगी, उतरती हुई, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज करंट का मतलब क्या हो गया कि यहाँ से करंट ऐसे उतर रही होगी, ठीक है। तो यहाँ क्लॉकवाइज होगी दूसरी साइड पे, तो यहाँ से बनाना आसान है हमारे लिए, यहाँ से बनाते हैं हम लोग। यानी यहाँ करंट जो होगी वो आपकी क्लॉकवाइज जाती हुई दिख रही होगी कुछ इस तरह से, ये, ठीक है। और इधर से चलेंगे तो आपको दिखेगा कि ये करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रही है। क्लियर है, मतलब आ रही है इधर की तरफ ऐसे ऐसे। तो क्वेश्चन था, इन व्हाट डायरेक्शन डज द इंड्यूस्ड करंट फ्लो, ठीक है, करंट किस डायरेक्शन में, ए टू बी फ्लो करेगी, सिंपल है। नेम द लॉ यूज्ड टू अराइव एट द कंक्लूजन इन पार्ट ए, लेंज लॉ है, सॉरी, अच्छा ये किस लॉ से आपने निकाला है कि करंट की डायरेक्शन को, तो करंट की डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से निकल आती है, सिंपल है, वही लिख दीजिए आप, ये क्लॉक फेस रूल लिख दीजिए। हाउ वुड द करंट इन द कॉइल बी अल्टर्ड, ठीक है, करंट कैसे अल्टर्ड कर सकते हैं, अगर आप मैग्नेट को दूर ले जाइए, सिंपल है, करंट की डायरेक्शन बदल जाएगी। दूसरा ये है कि साउथ पोल उधर लेकर ले आइए, साउथ चेंज कर दीजिए पोलैरिटी। फिर पूछ रहा है, इफ द कॉइल हैज ट्वाइस द नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, कॉइल हैज ट्वाइस द नंबर ऑफ टर्न्स, द कॉइल वाज मेड टू मूव 3 टाइम्स फास्ट। सबसे पहले पूछ रहे हैं करंट की डायरेक्शन को अल्टर करना है, फिर कंडीशन दे रखी है, कॉइल हैज ट्वाइस द नंबर ऑफ टर्न्स, अगर कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दी जाए। और दूसरा पूछ रहे हैं कि द कॉइल वाज मेड टू मूव 3 टाइम्स फास्टर, ठीक है, कॉइल को अगर हम 3 टाइम्स फास्टर मूव कराएं। सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे आसानी से कि करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ टर्न्स के, सिंपल है। तो नंबर ऑफ टर्न्स अगर आप बढ़ाते हैं तो करंट स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, नो डाउट है, तो करंट डबल हो जाएगी। अगर आप वहां पे करंट को इस मामले में अल्टर करना चाह रहे थे, वो मतलब डायरेक्शन के मामले में नहीं, इस मामले में कि करंट की स्ट्रेंथ पे क्या असर पड़ेगा, तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ जाएगी। तो हम देख रहे हैं शुरू से सोलेनॉइड जब से हमने पढ़ा है। फिर पूछ रहे थे कि नंबर थ्राइस कर दें, तो जितना बढ़ाते चले जाइए उतना करंट बढ़ जाएगी, सिंपल है। हाँ, करंट की डायरेक्शन को अल्टर करना है आपको, तो फिर मैग्नेट को या तो दूर ले जाइए या मैग्नेट की पोलैरिटी स्विच कर दीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलते हैं, कह रहा है एक डायग्राम आपको दे रखा है, एक फिक्स्ड कॉइल है, बहुत सारे टर्न है, दिख रहा है आपको, टू अ सेंटर 0 गैल्वेनोमीटर G एंड अ मैग्नेट NS व्हिच कैन मूव इन द डायरेक्शन शोन इन द डायग्राम, ठीक है, लेफ्ट डायरेक्शन में। सबसे पहले डिस्क्राइब द ऑब्जर्वेशन इन द गैल्वेनोमीटर इफ द मैग्नेट, ठीक है, मैग्नेट के बारे में क्या कह रहा है, मैग्नेट इज मूव्ड अवे रैपिडली। अब देखिए मैग्नेट को रैपिडली अगर आप दूर ले जाएंगे तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन जो होगा उसकी कॉइल का, वो एक ही डायरेक्शन में रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि एक डायरेक्शन में आप मूव करा रहे हैं, चाहे तेजी से ही क्यों ना मूव कराइए, लेकिन एक ही डायरेक्शन में आप रैपिडली ले जा रहे हैं, तो गैल्वेनोमीटर डायरेक्शन तो तभी बदलता है जब आप आगे पीछे करेंगे, ठीक है। अब एक ही डायरेक्शन में अगर आप रैपिडली लेके जाएंगे तो फिर वो कांस्टेंट रहेगा। आगे पूछ रहे हैं, द मैग्नेट इज केप्ट स्टेशनरी आफ्टर इट हैज मूव्ड इनटू द कॉइल, गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन आपको नहीं दिखेगा। द मैग्नेट इज देन रैपिडली पुल्ड आउट ऑफ द कॉइल, ठीक है, रैपिडली आप कॉइल से बाहर ले जाते हैं तो क्या होने वाला है, देखिए डिफ्लेक्शन सबसे पहले जब आप रोकेंगे तो 0 हो जाएगा, और अगर आप अगेन उसको आप अपोजिट डायरेक्शन में ले जाएंगे तो डिफ्लेक्शन आपको दूसरी डायरेक्शन में दिखेगा। अगर आप
रैपिडली निकाल के ले जाएंगे तो वो अपोजिट डायरेक्शन में दिखेगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा था हाउ वुड द ऑब्जर्वेशन इन पार्ट ए में बोला था हमने कि रैपिडली हम बाहर निकाल रहे हैं, तो कैसे ऑब्जर्वेशन ए में पार्ट जो ए था उसमें चेंज होगा अगर हम एक पावरफुल मैग्नेट रख दें। अगर एक पावरफुल मैग्नेट रख दें तो डिफ्लेक्शन इंक्रीज कर जाएगा, डायरेक्शन कांस्टेंट रहेगी लेकिन डिफ्लेक्शन इंक्रीज कर जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट था, एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले पूछ रहा था आपसे कि अगर हम रैपिडली खींचते हैं तो डिफ्लेक्शन पे क्या असर पड़ेगा, तो डिफ्लेक्शन कांस्टेंट हो जाएगा। दूसरा था डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा क्योंकि आप रोक रहे हैं, एक जगह ले जाकर रोक दे रहे हैं, तो मैग्नेट को अगर स्टेशनरी रख दोगे मूव करा के तो जीरो हो जाएगा डिफ्लेक्शन। फिर था डिफ्लेक्शन अगेन अकर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, आप फिर से ले जा रहे हैं दूसरी डायरेक्शन में रैपिडली तो फिर से होगा, जितनी बार मूव कराओगे उतनी बार डिफ्लेक्शन होगा। रैपिडली मूव कराओगे एक ही डायरेक्शन में कराओगे तो डिफ्लेक्शन कांस्टेंट हो जाएगा। अगर आपने मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ा दी फिर रैपिडली मूव कराया तो डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेम एंड स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ सिंपल एसी जनरेटर। नहीं आ रहा है, अब क्या कट गया, हटा देते हैं इसको। व्हाट डिटरमाइंस द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी प्रोड्यूस्ड इन अ जनरेटर। देखिए एसी कौन डिटरमाइंस करता है, सिंपल है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी प्रोड्यूस्ड इन अ जनरेटर वो डिटरमाइन करती है नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ कॉइल, कितनी बार कॉइल रोटेट हो रही है, ठीक है, 1 सेकंड में, या स्पीड ऑफ रोटेशन, ठीक है। फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ रोटेशन पर सेकंड, ठीक है, कितनी बार ऑसिलेशन हो रहा है, रोटेशन हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, इसी को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं आप। सेंटेंस कंप्लीट करिए, कंप्लीट द सेंटेंस एंड एसी जनरेटर चेंजेस। एसी जनरेटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है, एसी जनरेटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है, उसमें आपकी मैकेनिकल एनर्जी को वो चेंज कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। करने की कोशिश कीजिएगा, इतना क्वेश्चन कर लेते हैं अगर आप, तो फिर बहुत मुश्किल है कि आपके जो प्री बोर्ड्स हो रहे हैं उनमें कोई क्वेश्चन आपको इसके बाहर से मिले, इसी पैटर्न पे होंगे। और इवन बोर्ड में भी जो भी क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि सेलिना में इतने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस उन्होंने दे रखे हैं, अच्छी बात यही है इसकी एक्सरसाइज की कि उससे बाहर नया क्वेश्चन बहुत मुश्किल है मिलना, और उसका भी हमने इंतजाम कर दिया है कि अब हम PYQs की एक सीरीज लेकर आएंगे, हर एक चैप्टर के अब तक जितने क्वेश्चन बने हैं, ठीक है, उन सारे क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करा देंगे, उनके भी 1 शॉट वीडियोस आएंगे, उनको भी आप देख लीजिए। फिर आपका फिजिक्स सॉर्टेड है, फिजिक्स में आपके पूरे नंबर आएंगे, डिस्क्रिप्टिव पेपर में भी बस आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। इन सबके सैंपल आंसर्स आपको इसका PDF मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देखेंगे लिंक है, तो वहां से आप इस डाउनलोड करिए, हर एक वीडियो पे जाइए और हर एक वीडियो से आप उसके जो PDF है उसको डाउनलोड कीजिए, मॉडल आंसर्स देखिए कैसे हैं, खुद से भी लिखने की कोशिश कीजिए ताकि आपको ज्यादा रटना ना पड़े। तो जितना अच्छा आंसर आप लिख कर आएंगे उतने मार्क्स आपके कटने के कम चांसेस होंगे। ध्यान रखिएगा कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पूरा पूरा पैराग्राफ नहीं लिखना होता है, कीवर्ड्स ही चेक करता है एग्जामिनर, तो कीवर्ड्स ना मिसिंग हो, जो चीज पूछी गई है उसको आप जरूर देखिए डिफाइन, जब आप डिफाइन कर रहे हैं उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसमें कीवर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो किन चीजों पे डिपेंड करती है। अगर आपसे एक्सप्लेन करने को कहा जाता है ओरली तो आप कौन कौन से मेन पॉइंट्स हाईलाइट करते हैं, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो लिखते टाइम भी इस बात को ध्यान रखिए कि अगर आप ओरली बताते वो कौन कौन से पॉइंट हैं जिनको हाईलाइट करते, तो उनको स्पेशली आप कोई ब्लैक स्केच पेन से लिख दीजिए या अंडरलाइन कर दीजिए, ताकि एग्जामिनर देखता है कि हाँ इसने प्रॉपर कीवर्ड्स इस्तेमाल किए हैं, वो सारी बातें डिस्कस की हैं, बाकी कौन चेक करता है पूरा, तो ठीक है आपको पूरे नंबर मिलते हैं। वैसे भी कीवर्ड्स नहीं है तो आप पूरा पैराग्राफ भी लिख देंगे, कोई फायदा नहीं, नंबर नहीं मिलने वाले आपको, ठीक है। तो मार्किंग स्कीम में चीज मेंशन भी होती है प्रॉपरली। तो इस वीडियो को देखिए और अगर आपको ये पसंद आता है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।